तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लूप्स से रिलेटेड कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल पावर ऑफ a कॉमा b, फॉर एग्जांपल 2 to the power 3 8, sum of the digits of a given number, factorial, Fibonacci series and prime numbers. Okay, so the first problem that we will be discussing is power of a comma b. So यूजर से आपको दो नंबर मिल रहा होगा a and b. What you need to do is you need to calculate a to the power b. For example, if the user gives you 2 comma 3, then you need to calculate 2 to the power 3, that is 8. Okay, if the user gives you 5 to the power 2, you need to calculate 5 square, that is 25. Okay, if the user gives you like 3 to the power 0, then you need to return 1. Okay, what is basically a to the power b? For example, in 2 to the power 3, what are you actually doing? आप 3 बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल 5 to the power 2, you are multiplying 5 by itself and that too 2 times, right? The user might also give you like negative numbers, for example 2 to the power minus 2, okay, or let us say 0.5 to the power 2, something like that. Okay, assume for the timing that a and b both are positive. Okay, so when I am saying that a to the power b, it simply means that we need to multiply a and that too b times. Okay, for example a into a multiplied by a and so on. Okay, for example 2 to the power 6, so 2 will be multiplied how many times? 6 times. So 2 को मल्टीप्लाई तो करना है, एंड कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 6 बार करना है. So one thing that you need to notice is मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पर हो रहा है, that is the repetition of task, right? Because देखो 2 को ही तो आप मल्टीप्लाई किए जा रहे हो 6 टाइम्स, है ना? तो यहाँ पर रिपीटेशन लग रहा है, तो इसलिए हमें लूप्स तो डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा. तो चलो फॉर लूप यूज करते हैं. ओके, अब बात आती है कि फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको काउंटर वगैरह भी रखना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट शुड बी द टर्मिनेटिंग पॉइंट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट दिस. फॉर एग्जांपल कंसिडर 2 to the power 6. आपको ये 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस 6 टाइम्स, राइट? सो इफ माई आई इज द काउंटर, ओके, सो मेरा लूप कब तक चलेगा? मेरा लूप चलेगा जब तक कि मेरा i जो है, जब तक कि वो b तक नहीं पहुंच जाता, और इन दिस केस आई शुड से जब तक कि वो 6 तक नहीं पहुंच जाता, राइट? 6 बार लूप चलाना है, तो इसलिए मैं अपने काउंटर को 6 बार रन करवाऊंगा. अब डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर रख क्या रहे हो. आप अपना काउंटर अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो आप i इज लेस देन इक्वल टू 6 तक लेके जाओगे, राइट? बिकॉज देखो 6 बार लूप चलाना है, तो चाहे 1 2 3 4 5 6 लेके जाओ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 0 से स्टार्ट करो एंड लेस देन 6 तक लेके जाओ. 0 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पर भी 6 बार लूप चल रहा है, यहाँ पर भी 6 बार लूप चलेगा. ओके, सो एक काउंटर लेना होगा स्टार्टिंग में. डिपेंड्स, आप i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर सकते हो, i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर सकते हो. ओके, बस यहाँ पे एंडिंग कंडीशन ध्यान दे देना. 6 बार आपको लूप चलाना है इन दिस केस, तो हम i इज लेस देन 6 लिखेंगे. अगर मुझे b टाइम्स चलाना होता, सो आई वुड हैव रिटन i इज लेस देन b. ओके, एंड हर बार लूप को एक एक करके तो बढ़ाएंगे. व्हाई? बिकॉज आई डोंट वांट टू स्किप इन स्टेप. अगर एक बार जैसे 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो अगेन दोबारा मल्टीप्लाई करना ही है. ऐसा नहीं कि मुझे कोई स्टेप स्किप करना है. हर एक बार एग्जीक्यूशन होना चाहिए, हर एक बार मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, राइट? सो मैं यहाँ पर जो मेरा काउंटर है वो मैं i प्लस प्लस रखूंगा. ओके, बॉडी ऑफ द लूप. यहाँ पर क्या करेंगे? सो कंसिडर 3 to the power 3 और 3 to the power 4. ओके, so 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3, that is 81. okay, so एक नया नंबर बन रहा है ना? तो स्टार्टिंग में ही हमें एक वेरिएबल ले लेना चाहिए. ओके, फॉर द टाइमिंग लेट अस से कि वो वेरिएबल इंटीजर है. ओके, मैं आंसर नाम का एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ विच विल स्टोर दिस पर्टिकुलर आउटपुट. ओके, जिसका काम क्या है? ये 81 स्टोर करना, एंड इसी आंसर को हम लोगों को रिटर्न करना होगा. ओके ओके, तो चलो लूप यूज होगा. तो मैं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4 लिख दे रहा हूँ, एंड i प्लस प्लस. अब ये लूप के अंदर हम लोग करेंगे क्या? देखो, आपको एक बात तो पक्का पता है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है. ओके, मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज द थिंग. एंड किसको मल्टीप्लाई करना है? 3 को मल्टीप्लाई करना है. और रदर से a टू द पावर b है, तो मुझे a को ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? एंड जो फाइनल आंसर आने वाला है वो मुझे आंसर में स्टोर करना है. सो आई शुड राइट लाइक दिस, दैट आंसर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय. अब यहाँ पर क्या लिखें? क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ a मल्टीप्लाइड बाय a? बिकॉज 3 को तो मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट? बट a मल्टीप्लाइड बाय a लिखोगे तो यू वोंट बी गेटिंग द करेक्ट आंसर, बिकॉज a मल्टीप्लाइड बाय a विल बी a स्क्वायर. ओके, दैट मीन्स 9 इन दिस केस. सो जब जब ये लूप चलेगा, द वैल्यू ऑफ आंसर वोंट बी गेटिंग अपडेटेड. हर बार आंसर इज इक्वल टू 9 ही रहेगा.
जब पहली बार लूप चलेगा तब भी ये रहेगा, जब दूसरी बार लूप चला तब भी a मल्टीप्लाइड बाय a रहेगा, जब तीसरी बार लूप चलेगा तब भी ये रहेगा। सो एक बात तो समझ लो, यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाय a ऐसे डायरेक्टली तो नहीं लिखेंगे, राइट। हमें करना यही है कि a को ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई करना है, बट वी कैन नॉट राइट लाइक दिस दैट a मल्टीप्लाइड बाय a। ओके, वन थिंग आई एम वेरी श्योर ऑफ कि यहाँ पर a तो मल्टीप्लाई होगा, बट किससे मल्टीप्लाई होगा ये मुझे नहीं पता। चलो 2 केसेस कंसिडर करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कि आपको 3 टू द पावर 1 कैलकुलेट करना है, ओके, एंड कंसिडर कि आपको 3 टू द पावर 0 कैलकुलेट करना है। 3 टू द पावर 1 यानी 3 को एक बार मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया? तो ये बेसिकली जो बॉडी ऑफ द लूप है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर ओनली वन टाइम, राइट, बिकॉज 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3। So basically 3 will be getting multiplied by which number so that the resultant output is 3, obviously 1, okay। So जब पहली बार लूप चलेगा तो यहाँ पर 3 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मुझे 1 से करना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या मैं यहाँ पर लिख दूँ a मल्टीप्लाइड बाय 1? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखो जब ये लूप चलेगा, जब लूप का पहला इटरेशन होगा तब भी आंसर इज इक्वल टू a यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 रहेगा। जब लूप दूसरी बार चलेगा तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही रहेगा। जब लूप तीसरी बार चलेगा तब भी आंसर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट अपडेटिंग एनीथिंग, ओके। आप आंसर की वैल्यू को तो चेंज कर ही नहीं रहे हो। सो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो नहीं रखेंगे ऐसा डायरेक्टली, बट आंसर मेरे को यही चाहिए। जब मेरा लूप पहली बार इटरेट हो रहा होगा तो मुझे आंसर यही चाहिए। थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। जब आप 3 टू द पावर 1 कैलकुलेट कर रहे हो, सो द फाइनल आंसर इज 3, ओके। जब आप 3 टू द पावर 2 कैलकुलेट कर रहे हो, what you are doing is you are multiplying 3 by 3, okay, सही है। so the final answer is 9। when you are calculating 3 to the power 3, आप 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। so basically what I am seeing is, देखो 3 to the power 1 क्या है, 3 है ना, and 3 to the power 2 क्या है, 9। अब ये 9 आ कहाँ से रहा है, बेसिकली 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। now what is this 3? this 3 is basically coming from this particular step, right। अगर आप 3 टू द पावर 3 देखो तो व्हाट इज 3 टू द पावर 3? 3 टू द पावर 3 इज 27। सो बेसिकली 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 9, ओके। अभी 9 आ कहाँ से रहा है, 9 आ तो रहा है इस इटरेशन से, है ना। फॉर एग्जांपल कंसीडर 3 टू द पावर 4। सो 3 टू द पावर 4 इट इज नथिंग बट 3 मल्टीप्लाइड बाय 27, है ना। अभी 27 कहाँ स्टोर हो रखा है, 27 मेरा यहाँ से आएगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम नोटिसिंग कि यहाँ पर 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज फॉर श्योर। एंड किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ द आंसर ऑफ द प्रीवियस स्टेप। सो आई शुड राइट 3 मल्टीप्लाइड बाय आंसर ऑफ प्रीवियस स्टेप, राइट। एंड टू जनरलाइज थिंग्स आई विल से दैट a is getting multiplied with the answer of previous step। and now where should I store this particular thing? This particular thing will be stored in the variable answer, right? क्योंकि आंसर ही तो वो वेरिएबल है जहाँ पर आपको अपना फाइनल आउटपुट स्टोर करना है, ओके। किसी भी पर्टिकुलर स्टेप का जो आउटपुट है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है आंसर नाम के वेरिएबल में, राइट। सो आई थिंक 3 शुड बी मल्टीप्लाइड हियर विथ आंसर एंड दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी स्टोर्ड in the variable answer only। now this might look a bit confusing but देखो समझ में आ जाएगा। if you are given that 3 to the power 1, okay, so the answer will be 3, okay। so how can you get 3? because answer is equal to 3 multiplied by answer, okay। right now हमने आंसर में कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा है, but I know that for the first iteration the answer should be equal to 3। that means मुझे इनिशियली स्टार्टिंग में ही आंसर में 1 रख देना चाहिए, है कि नहीं। so that if I am given 3 to the power 1, my answer is 3 multiplied by 1, that is nothing but 3, okay, and this is stored in answer variable। so consider 5 to the power 3। the loop will be running from I is equal to 0 till I is less than 3, okay, that means for 0, 1 and 2, okay, and we will be taking one step at a time, so I plus plus। now for the first iteration what should be my answer? the answer should be 5, okay। so 5 को तो मल्टीप्लाई करना ही है, ओके। सो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर नाम के वेरिएबल से, एंड स्टार्टिंग में आंसर नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा एंड दैट शुड बी इनिशियलाइज्ड विथ 1, ओके। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय आंसर, दैट मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग 5। अब आंसर वाले ब्लॉक में जाओ एंड देखो आंसर वाले ब्लॉक में क्या वैल्यू रखा है, आंसर वाले ब्लॉक में रखा है 1। सो बेसिकली हियर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज
5. ओके, दिस इज फॉर द फर्स्ट इटरेशन. ओके, एंड ये जो आंसर आया 5, इसको मुझे कहाँ स्टोर करना चाहिए? इसको मुझे आंसर नाम के ये वेरिएबल में स्टोर कर लेना चाहिए. वाई? बिकॉज हर स्टेप में ये आंसर वेरिएबल काम आने वाला है. ठीक है, इसमें जो भी वैल्यू रखा है उसी को हम यूज करेंगे अगले स्टेप में. ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ आंसर इज अपडेटेड. ओके, सो यहाँ पर मैं 5 लिख दे रहा हूँ. व्हेन द लूप रन्स फॉर द सेकेंड टाइम, व्हाट यू आर डूइंग इज 5 मल्टीप्लाइड बाय आंसर. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय आंसर. अब आंसर वाले ब्लॉक में क्या रखा हुआ है? आंसर वाले ब्लॉक में रखा हुआ है 5. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा. एंड अगेन ये कहाँ स्टोर हो जाएगा जाके? ये स्टोर हो जाएगा जाके राइट वाले पार्ट में. ओके, सो दिस वैल्यू इज अगेन गेटिंग स्टोर्ड इन आंसर. ओके, सो अगेन यहाँ पर आंसर जो 5 स्टोर कर रखा था, अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. एंड नाउ दिस आंसर वेरिएबल विल बी हैविंग 25. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड इटरेशन. सो अगेन थर्ड इटरेशन में क्या होगा? 5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ आंसर. सो आंसर वाले ब्लॉक में क्या है अभी? आंसर वाले ब्लॉक में है अभी 25. ओके, सो 5 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ 25 एंड द रिजल्ट इज 125. अगेन पहले लेफ्ट वाला पार्ट कैलकुलेट होता है, जो भी आंसर आया. For the time being, the answer is 125, and that particular answer gets stored or gets assigned to the right part. Okay, so now the answer will be having 125. Okay, देखो यहाँ पर i is equal to 0 था, यहाँ पर i is equal to 1 था, and यहाँ पर i is equal to 2 होगा. Okay, the flow goes in this manner that first the value of i is assigned. Okay, then we check the condition whether i is less than 3 or whatever, then we execute the part which is inside the loop. उसके बाद we update the value. Okay, so let us quickly code it down. So you will be getting 2 numbers from the user and जल्दी से input ले लेते हैं. You don't need to write scanf 2 times. ऐसे %d, comma and a, comma and b लिख सकते हैं. Okay, what I will do is I will create a function. Okay, and the name of function will be power. I will be passing a and b to this power. Okay, यहाँ पे power function को define करते हैं. So इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमारा पावर फंक्शन. ओके, 5 to the power 3 or 2 to the power 1 will be an integer. Okay, so the return type of the power needs to be mentioned. Okay, so it is int, then the name of the function. So the name of the function is power, and then पावर फंक्शन में हम लोग पास क्या क्या कर रहे हैं? पावर फंक्शन में हम लोग पास कर रहे हैं a and b. ओके, सो ऊपर में भी हम लोग a और b को रिसीव करेंगे. यू नीड टू राइट द डेटा टाइप ऑफ द पास्ड आर्ग्यूमेंट्स. ओके, सो int a and int b. Obviously you can change the name of the variable here. For example, यहाँ पर आप a and b पास कर रहे हो. I could have written x and y, that doesn't matter. Okay, but yeah, I need to write the type of the variable. Okay, अगर यहाँ a integer है तो यहाँ पर भी a को integer ही होना होगा. And if यहाँ पर आपने a and b सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट ऐसे पास किए हैं, so I cannot include a third argument like int c. Okay, then my program will throw an error. So सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं एंड मुझे उसमें 1 रखना होगा. ओके, लूप चलाते हैं. लूप में i is equal to 0 and i is less than b. i प्लस प्लस यहाँ आंसर is equal to a multiplied by answer. The final value of whatever the input is will be stored in this answer. So I should return answer here. Okay, so return answer. Now what do I mean when I say that return answer? When I write this statement return answer, it means that this particular power function will return a particular value. Okay, and that value is stored in answer. Okay, किसको रिटर्न करेगा? जिसने इसको कॉल किया है. सो यहाँ पर जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगा, सो कंसिडर दैट 5 to the power 2 is given. ओके, सो यहाँ पर जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, सो द आंसर विल बी 25. ओके, सो जो 25 आएगा मुझे उसे कहीं कैच भी तो करना होगा, एंड 25 इज एन इंटीजर. सो आई शुड राइट int answer is equal to power of a comma b, right? And one more thing, I said that 25 is an integer, so I should write here integer. This is not the actual reason. The actual reason is that since the return type of power is integer, I should catch this in an integer variable. Okay, and what I will be doing is I will simply print the value of answer. That's it. Yep. So let us now run the program. So enter the values of a and b. Let us say 2 to the power 3. So the answer is equal to 8. Let us check with one more input.
10 to the power 5, so the answer is 1 lakh. Okay, yep. So the program is working fine for integer values of a and b, and that too both are positive. But what if I give a number like this, like 2 to the power minus 1, then answer is 1. Is it correct? Obviously no, because 2 to the power minus 1 is 1 by 2, that means it should be 0.5. okay, but यहाँ पर तो आंसर 1 आ रहा है, that means my program needs correction. Okay, so if the user instead of passing a positive number passes a negative number, for example 2 to the power minus 1 or 2 to the power minus 2, something like that, then the value of this answer will definitely be a floating value, or let us say a double value. So the first thing which I should change is यहाँ पर मुझे double कर देना चाहिए. Okay, because 2 to the power minus 1, 0.5, that is not an integer value. Okay, here also I should write double. The first thing which I should change here is this thing. Okay, and yeah, again you cannot print a double value using percentage d, you need to use percentage lf. Okay, so these are the quick changes. Okay, now one more thing. Now, do you think that this answer variable will be holding an integer value? Obviously no, it will be holding a double value. Okay, so I think I should change the data type of this answer. I should write double answer is equal to 1. Okay, now when the user gives you 2 to the power minus 1, or let us say 2 to the power minus 2, or 5 to the power minus 3. Okay, so क्या logic में कुछ change हो रहा है? Consider the positive values. Okay, like 2 to the power 1 and 2 to the power 2 and 5 to the power 3. Okay, so in 2 to the power 1, what is my answer? 2. 2 to the power 2, the answer is 2 multiplied by 2, that is 4. Okay, for 5 to the power 3, the answer is 5 multiplied by 5 multiplied by 5, that is 125. Okay, now consider 2 to the power minus 1. It is nothing but 1 by 2. Okay, 2 to the power minus 1 is nothing but, sorry, 2 to the power minus 2 is nothing but 1 divided by 2 multiplied by 2. Okay, 5 to the power minus 3 is nothing but 1 divided by 5 multiplied by 5 multiplied by 5. One thing which you must notice here is, like see, 5 to the power 3, we are calculating 5 cube here as well as here. The only difference is we are returning 125 here directly, and here we are returning 1 by 125. Okay, मतलब 5 cube तो calculate करेंगे ही करेंगे, बस the answer will be in the form of 1 divided by whatever the output is with the positive value. Okay, here also the answer is 1 by 4. Here also 1 by 2 is returned. So one thing I have understood is that if the user gives you a negative value, for example 6 to the power minus 2, okay, you need to calculate the corresponding value of the positive integers. Okay, for example you need to calculate 6 to the power 2. Okay, and then while returning the answer, what I can do is I can return 1 divided by whatever the answer is with 6 to the power 2. Okay, that is 1 divided by 36. Okay, so basically सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि is b negative. If b is negative, then I will be returning 1 divided by answer, and if b is positive, then I will be simply returning the answer. Okay, that is 2 or 4 or 125 or whatever is the case. So I don't think I need to change this for loop, because it doesn't matter that if the user provides 6 to the power minus 3 or 6 to the power 3, you need to calculate 6 to the power 3. So loop में तो कोई change नहीं करेंगे. What I can do is here that if b is negative, okay, that means if b is less than 0, what I can do is I will take a variable c, okay, and I will store the value of b in it. Okay, that means here for the time being c will be having minus 3. Okay, if the value of b is minus 3, and what I can do is if b is negative, I can change it to positive. How do I change it to positive? Simply by multiplying it with minus 1. So b is equal to b multiplied by minus 1. Now why am I doing this? See, if b is less than 0, then only the control will enter in this if part. Okay, if b is negative, I am making b positive. Basically in this particular example, for this particular example, b here becomes 3. Okay, so अगर negative number मिला, देखो अगर positive मिला तब तो यहाँ पर आएगा ही नहीं. Okay, then things will go normal. Okay, but if the value of b is negative,
in this particular step I will be making b positive so that 6 to the power 3 तो calculate हो जाए आराम से. Okay, so after the execution of this for loop 6 to the power 3 has been calculated. Okay, but the user gave me to calculate 6 to the power minus 3. Okay, so after execution of this step, how will I know that if b was negative or positive? This is the reason why I stored the value of b at line number 7. Okay, so c is having the initial value of b, so if c is negative, okay, then what I will be doing is returning 1 divided by answer. Okay, else I will be returning answer. Okay, I did not declare c here, so I should write int c is equal to 0 here. Okay, one more thing, गलती से भी int c is equal to 0 को इसके अंदर मत लिख देना, because अगर आप int c is equal to 0 इस if ब्लॉक के अंदर लिखते हो, then this int c is equal to 0 cannot be accessed outside this if block, because इसका scope क्या है, इसका scope ही सिर्फ if तक ही है. जैसे if के बाहर आपका कंट्रोल जाएगा there is no c. Okay, so मुझे c का काम पड़ेगा नीचे, so this is the reason that I have declared it here. Okay, int c is equal to 0. One more thing which might confuse you is that there are two return statements. Okay, so first let me tell you what return statement does. Whenever the compiler sees that there is a return statement, it stops the execution of the program there itself. For example, if the control reaches line number 16, तो यहाँ पर क्या देगा, इसको return statement देगा. That means program वहीं पे रुक जाएगा and it will return 1 by answer. Okay, the program won't go in line number 17, 18 and 19. Okay, so don't get confused कि यहाँ पर दो variable return होंगे. If line number 16 is executed, the program will stop there itself and 1 by answer is returned. किसको return होगा? Obviously to this line number 26. Okay, and if this line is not executed, then this particular statement will be executed. Now if I run the program and pass the value of b as negative, like 2 to the power minus 2, so the answer is 0.25 and 4 times 0. Okay, let us say 4 to the power minus 2, it is 0.0625. Okay, let us say 2 to the power minus 1, it is 0.5 and then 4 times 0. Now see, this 4 times 0 is very annoying. Okay, because I don't want to see that many zeros. What I want is, मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट और चाहिए, so I can write percentage 0.2. If I run the program and pass 2 to the power minus 1, so you will be getting 0.500. Okay, so yeah, but still there is a flaw, because the user might give you a decimal value at the place of a. For example, 2.5 to the power 2 will not be answered with this program. See, it actually did not allow me to enter the value of b. Okay, so basically there is one more flaw with my program. It is that the value of a can be a decimal value. Okay, so I should consider that case as well, and for that I will have to change the data type of a and b. Okay, and here also I cannot use percentage d, I will have to use percentage lf. Okay, and here also यहाँ पर भी double करना पड़ेगा, and I think the program will run fine. Yep. However, if you want, you can keep b as integer. Okay, so यहाँ पर उसमें change करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, but for the time being, let us say that both are double. Okay, so enter the values of a. So let us say 2.5 to the power 2. Okay, so the answer is 6.25. Let us say 3.2 to the power 3. So the answer is 32.768. Okay, so this is how you calculate a to the power b. Okay, इस पूरे कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Okay, now let us discuss the second program, which is sum of digits of a given number. Okay, so you will be given a number. It might be a 2-digit number or a 3-digit number. For example, let us say 153. What you need to return is the sum of the digits. That means 1 plus 5 plus 3, that is 6 plus 3, 9. 9 is the answer for this particular program. Okay,
for this particular input. Suppose the number was 851, then the output would have been 8 plus 5 plus 1, that is 14. Okay, so yeah, you need to add up all the digits. Okay, so consider the user gives you 791. Okay, so what is your task? You need to add 7, 9 and 1. Okay, that means you will be adding 7 and 9. Okay, that is 16, and whatever is the result, you will be adding it with the third digit. Okay, so सबसे पहले क्या करना होगा आपको? You need to extract the digits. Okay, 7 and then 9 and then 1. Okay, let us consider a 4-digit number like 2, 3, 4, 5. Okay, does it really matter if you extract 2 and then 3 and then 4 and then 5? Okay, basically what I am saying is it does not matter if you add 2 and then 3 and then 4 and then 5, or 5 and then 4 and then 3 and then 2. Okay, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, because at the end you are adding up all the values. Okay, so the first thing you need to focus on is how do you extract the digits of the given number. We can use mod operator. Let us consider a smaller number, 23. Okay, so what mod operator does is it gives you the remainder. Like if I do 23 divided 23 mod 10. Okay, so what it will do is it will divide 23 by 10 and will give you the remainder. Here 10 2s are 20 and 3 will be the remainder. Now why am I focusing on the remainder? Because the remainder is the last digit. Okay, if I do 2 3 4 5 divided by 10, so the quotient will be 2 3 4. Okay, and the remainder will be 5. Now this 5 is the last digit. Okay, so सबसे पहले मुझे क्या करना है, लास्ट डिजिट में एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ. आई नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट. आई कैन take the help of mod operator. So let us consider that this value is stored in n. Okay, and one more thing, after you add up all the values like 2 plus 3 plus 4 plus 5, you will be getting a new number which you need to return. Okay, so पहले ही आपको एक result नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, result और आंसर और whatever. Okay, जिसमें आप ये फाइनल आउटपुट स्टोर करोगे. Okay, so now लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं. हाउ कैन आई एक्सट्रैक्ट इट? मॉड ऑपरेटर यूज करेंगे. 2 3 4 5 मॉड 10. दिस विल गिव यू, जो भी रिजल्ट आता जाएगा मैं उसे रिजल्ट में स्टोर करते जाऊंगा. ओके, सो रिजल्ट में अभी 5 रहेगा. ओके, अब 5 का तो काम हो गया है, सो आई शुड गेट रिड ऑफ दिस 5. ओके, नाउ माय प्राइम फोकस शुड बी ऑन 234. सो हाउ टू मेक, सो 2 3 4 5 नंबर था मेरे पास, आई नीड टू मेक इट 234. कैसे करें? सिंपल है, डिवाइडेड बाय 10. सो इफ आई डू 2 3 4 5 divided by 10, you will be getting 234. okay, again इसका लास्ट डिजिट वापस से हमें एक्सट्रैक्ट करना है. so what I will be doing is 234 mod 10, that is nothing but 4. okay, इस 4 को भी इस रिजल्ट में ऐड कर देंगे. okay, again 234 से मैंने 4 को ऐड कर लिया, so my focus should be on 23. so 234 divided by 10 will give me 23. so again last digit को extract करेंगे कैसे? 23 mod 10 करके. so you will be getting 3 and 3 का तो काम हो गया, so I will get rid of this 3 by doing 23 divided by 10, that is 2. इस 3 को रिजल्ट में हम लोग ऐड कर देंगे, so my result will now be 5 plus 4 plus 3. okay, and now अब इस 2 का काम करते हैं. अब इस 2 में से लास्ट डिजिट भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. okay, so 22 mod 10 will give you 2. okay, एंड इस रिजल्ट में 2 ऐड कर देंगे. एंड नाउ अब 2 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, सो यू विल बी गेटिंग 0. ओके, सो बेसिकली नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर आई नीड टू स्टॉप, बिकॉज 0 आ चुका है. अब मैंने सारे डिजिट ऐड कर लिए. सो द कंट्रोल लुक्स समवॉट लाइक दिस, लाइक 2 3 4 5 है, उसमें से पहले 234 निकालो, देन 23, देन 2 एंड सो ऑन. ओके, हर स्टेप में हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट कर रहे हैं. व्हाट आर दोस थिंग्स? मॉड ऑपरेटर यूज करना एंड डिवाइड करना एंड रिजल्ट में वो वैल्यू स्टोर करते जाना. राइट, सो दीज आर द 3 थिंग्स जो कि हम लोग रिपीट करते जा रहे हैं. सो ऑफ कोर्स वी विल बी यूजिंग लूप्स. वाइल लूप यूज करते हैं आपकी बार. ठीक है, वाइल लूप में कंडीशन क्या रखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा. सो उसके पहले एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं. ठीक है, जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करते जाऊंगा. एंड कंसिडर दैट n इज द गिवन नंबर. सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि रिमाइंडर निकालना होगा n में से. ओके, कंसिडर
723. ओके, सो सबसे पहले मुझे 723 में से 3 एक्सट्रैक्ट करना है. कैसे करेंगे? सो आई शुड डू हियर n mod 10. Let us store this thing in a variable called rem. Okay, so rem will be having n mod 10, that is nothing but 3 आ गया. So जैसे ही आपने रिमाइंडर एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपको उसके रिजल्ट में स्टोर कर देना चाहिए. So how can I do this? Should I write like result is equal to rem? I don't think so. रीजन अपने आप ही समझ में आ जाएगा. देखो, सो फॉर द टाइमिंग कंसिडर कि मैंने लिख दिया. सो रिजल्ट इज हैविंग 3 एंड अब मुझे नंबर को छोटा कर देना चाहिए. सो 723 में 3 का काम हो गया. आई शुड नाउ फोकस ऑन 72. सो कैसे करेंगे? 723 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 72. ओके, सो n डिवाइडेड बाई 10. नाउ वेयर शुड आई स्टोर दिस पर्टिकुलर आउटपुट ऑफ n डिवाइडेड बाई 10? आई थिंक आई शुड स्टोर इट इन n बिकॉज rem इज वर्किंग ऑन n. ओके, सो मुझे यहाँ पर n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10 करना चाहिए. ओके, सो दिस वाज माय फर्स्ट इटरेशन. अगेन व्हेन द लूप गोज फॉर द सेकेंड रन, अगेन द वैल्यू ऑफ rem इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट विल बी rem? Rem इज n डिवाइडेड बाई 10. n which was initially holding 723, now n is holding 72. So I should update this particular value. Okay, so it becomes 72. So rem will be equal to 72 mod 10, that is 2. Okay, so rem में 2 स्टोर हो जाएगा. एंड अगेन अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रिजल्ट इज इक्वल टू rem, सो देखो रिजल्ट में क्या था? 3 था. अगर मैं लिख रहा हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू rem, सो दिस वैल्यू विल बी ओवर रिटन एंड यहाँ पर 2 आ जाएगा. आई कैन नॉट राइट रिजल्ट इज इक्वल टू rem बिकॉज हर बार वैल्यूज ओवर राइट हो जाएंगे. समझे कि नहीं? व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ऐड 3 and 2. सो बेसिकली रिजल्ट में क्या रहेगा? रिमाइंडर प्लस द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस स्टेप. ओके, दैट मीन्स 2 तो रहेगा ही रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस 2 यू विल हैव टू स्टोर दिस 3 एज वेल. ओके, so I think I should do here result is equal to rem plus result. अब इसको मैथ्स की तरह बिल्कुल मत सोचना कि रिजल्ट और रिजल्ट कट जाएगा. नहीं, पहले राइट वाला पार्ट सॉल्व होता है एंड देन लेफ्ट में असाइन हो जाता है. ओके, तो अब अगर rem प्लस रिजल्ट करोगे तो यहाँ पर 2 प्लस रिजल्ट, तो रिजल्ट में ऑलरेडी क्या स्टोर है? 3. सो दैट मीन्स रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3, दैट मीन्स 5. तो यहाँ पर जो वैल्यू 3 था अब वो ओवरराइट होके 3 प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 5. एंड आफ्टर यू हैव कैलकुलेटेड द रिजल्ट क्या करना है? मुझे नंबर छोटा कर देना चाहिए. सो नंबर छोटा कर देंगे तो n डिवाइडेड बाई 10, सो दैट मीन्स 72 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज नथिंग बट 7. एंड अगेन दिस विल बी स्टोर्ड इन n. सो n जिसमें 72 था अब इसमें 7 है. ओके, लूप वापस से चलेगा. एंड ये लूप कब तक चलेगा आपको इस इटरेशन में समझ में आ जाएगा. सो दिस इज द थर्ड इटरेशन. या अगेन द वैल्यू ऑफ rem विल बी कैलकुलेटेड. अगेन rem इज इक्वल टू n mod 10. So what is n? n is 7, है ना? तो 7 mod 10, this will be 7. okay, so rem में 7 आ गया. रिजल्ट में क्या हो जाएगा? रिजल्ट इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग रेस. ओके, rem. सो rem में क्या स्टोर्ड है? rem में स्टोर्ड है 7 प्लस रिजल्ट. अब देखो यहाँ पे रिजल्ट में जाओ एंड देखो वहाँ पर वैल्यू क्या है? रिजल्ट में वैल्यू है 3 प्लस 2. सो दैट मीन्स यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 2 12. तो रिजल्ट में क्या अपडेट हो गया? अब रिजल्ट में 3 प्लस 2 हट के अब 12 आ जाएगा. नाउ अगेन द वैल्यू ऑफ n विल बी शॉर्टेंड. सो n डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स n, दैट इज 7. 7 डिवाइडेड बाई 10, 7 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 0.7 आएगा. एंड सिंस n तो इंटीजर है ना, सो n में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ओके, सो 7 ओवरराइट हो जाएगा 0 से. नाउ देखो n में चेंजेस कैसे हुआ? 723 था, फिर 72 हुआ, फिर 7 हुआ, अब 0 हो चुका है. That means the number has finally become 0. Now do you think कि अब लूप और चलना चाहिए? No, because अब रिमाइंडर जो है वो वापस से कैलकुलेट होगा 0 पे, because 0 mod 10 that will give you 0. So if the number n becomes 0, I should stop then and there itself. Okay. So what should be my terminating condition? The terminating condition should be while n is not equal to 0. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक ये तीनों स्टेप एग्जीक्यूट होंगे. वन मोर थिंग, आपको रिजल्ट को स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज करना पड़ेगा. अगर मैं इनिशियलाइज 1 से करता सो हमारा जो आउटपुट आता वो 12 नहीं होके 13 होता. राइट, आई डोंट वांट दैट. ओके, सो आई शुड इनिशियलाइज इट विथ 0. सिंपल सा है. जब भी ऐसा इनिशियलाइजिंग वाला काम है तो थिंक इफ यू आर एडिंग और यू आर मल्टीप्लाइंग. अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तब तो 1 से इनिशियलाइज करोगे, एंड अगर ऐड कर रहे हो देन यू
then you need to initialize with 0. Okay, now let us quickly code it down. So user will be giving you n. Let us do a thing, print a message that enter a number. Okay, what I will be doing is I will be creating a function, okay, sum of digits, and this will receive n. Okay, so yeps, यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं एंड ऑब्वियसली एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होने वाला है. फंक्शन का नाम लिखो सम ऑफ डिजिट्स. ओके, एंड इंट n इसको भी मिलेगा. सबसे पहले तो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं विच विल बी इनिशियलाइज्ड विथ 0. वाइल लूप यूज करते हैं. ओके, सो वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, n इज नॉट इक्वल टू 0 विल बी माय टर्मिनेटिंग कंडीशन. एंड रिमाइंडर कैलकुलेट करना होता है सबसे पहले स्टेप में, तो int rem इज इक्वल टू n mod 10. ओके, नाउ रिमाइंडर स्टोर कर लिया. अब रिजल्ट में आपको स्टोर करना पड़ेगा रिमाइंडर प्लस रिजल्ट. ओके, वन मोर थिंग, आप ये सोच सकते हो कि रिजल्ट को 0 से क्यों इनिशियलाइज किया गया, बिकॉज अगर आपको 0 ही इनपुट मिला सो लूप के अंदर तो जाएंगे नहीं. सो जो रिटर्न करेंगे दैट इज रिजल्ट. ओके, सो रिजल्ट में 0 ही रखना पड़ेगा सो दैट अगर मेरा यूजर मुझे 0 दे रहा है तो लूप एग्जीक्यूट होगा नहीं एंड रिजल्ट रिटर्न हो जाए. ओके, नाउ आफ्टर दिस n विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10. ओके, नंबर को छोटा कर दो, दैट्स इट. नीचे आएंगे एंड वी विल बी रिटर्निंग रिजल्ट. ओके, दैट्स इट. नाउ आई थिंक दिस प्रोग्राम विल वर्क फाइन. ओके, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 होगा यहाँ पर. ओके, now enter a number, let us say 236. so nothing is printed because मैंने यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं किया. see, sum of digit क्या रिटर्न कर रहा है आपको, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट. सो यहाँ पर मुझे कैच करना होगा इंटीजर वेरिएबल में. so let us say the name of my variable is answer and I will be simply printing here the value of answer. so printf answer, that's it. So enter a number, let us say 235. so the sum of digit is 10 because 5 plus 3 8 and 8 plus 2 that is 10. okay, yep. So if the number is, let us say 74125, then the sum of digit is 19. okay, because 7 plus 4 11, 11 plus 1 12, 12 plus 7 19. okay, let us give a negative number as well. so if the number is like minus 45, then the answer is minus 9. सही चल रहा है हमारा प्रोग्राम. What is factorial of a given number? एक एग्जांपल से समझते हैं. Suppose you are given to calculate 5 factorial. So this will be equal to 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. Suppose you are given to calculate 7 factorial. Then it will be 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. Suppose we are given 4 factorial. okay, so 4 factorial is 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. आप इसको दो तरीके से देख सकते हो कि आप 4 से स्टार्ट कर रहे हो एंड देन यू आर मूविंग बैकवर्ड्स टिल यू रीच 1, और यू कैन सी इट लाइक you need to calculate 4 factorial, then you start with 1 and move till you reach 4. okay, and बीच में सारे numbers को multiply करते रहो. okay, consider 5 factorial. okay, so 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. आप कर क्या रहे हो, 5 into 4 20, 23 is 60, 62 is 120 into 1 that is equal to 120. okay, so हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद वाले नंबर से. ओके, सो लूप्स तो लगेंगे. ओके, बिकॉज आप हर स्टेप में मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू आर डूइंग द सेम टास्क, दैट इज यू आर मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स. ओके, ईच एंड एवरी टाइम. लेट अस से फॉर लूप यूज करते हैं. ओके, and since you are multiplying and at the end of our program you will be getting a number. okay, so एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर नाम का which will store the result, the final result. okay, and since we are multiplying so I need to initialize this with 1. and अगर आपको 1 नहीं समझ में आ रहा so let us do a thing, 1 हटा देते हैं. आपको अभी खुद ही रियलाइज हो जाएगा दैट वहां पर 1 ही रखना पड़ेगा so as to get the answers. let us say that I is the counter. okay, so what will be the starting point, and there are two ways to use the for loop. okay, for this particular program,
सो एक में आप बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हो, लाइक यू कैन स्टार्ट विथ 5 एंड देन 4 एंड देन 3 एंड देन 2 एंड देन 1, और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम I is equal to 1 and then move on to 2 then 3 then 4 and then 5. Okay, so let us move backward. Okay, so what shall be my starting point? The starting point should be obviously n. What is n? The number entered by the user. Okay, suppose he asks you to calculate 5 factorial, then n is 5. What shall be the terminating condition? For the time being I don't know, but अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा. How shall I update the loop? I think I should do I minus minus because I am going backwards from 5 to 4 then 3 then 2 and then 1. Okay, now what about the body of the loop? See, you need to multiply. Okay, what are the two numbers that you will be multiplying? And one more thing, whatever the result of this number is, I will be storing that particular result in this answer variable. Okay, so what are the things that I need to multiply? सबसे पहले मुझे 5 को लेना है. सो 5 किस में स्टोर हो रखा है? 5 इज स्टोर्ड इन n एंड यहाँ पर I is equal to n. ओके, सो one of the numbers to be multiplied is I. Okay, what is the other number? चलो let us see the iterations. Okay, so let us do a thing, second iteration से consider करते हैं. Okay, so 4 is getting multiplied, okay, with 5. Okay, so 4 यहाँ 5 से multiply होगा. The result is 20. Okay, so this part has been calculated. 4 will be decremented, so 4 will become 3, and this 3 will be getting multiplied with this 20. Okay, to give you 60. Now where did this 20 come from? This 20 is nothing but the result of the previous step. Now 3 will be getting decremented. Okay, so 3 will become 2 and 2 will be multiplied with the result of this step. Okay, so 2 will be multiplied with 60 and this will give you 120. Okay, so where did this 60 come from? This is nothing but the result of the previous step. Okay, now again 2 will be decremented, it will become 1 and 1 will be getting multiplied with the result of the previous step, 120. Okay, this 120 is nothing but the result of the previous step. Okay, so what is this 4, 3 and 2 and 1? This is actually I. Okay, because this is getting decremented, so I is getting multiplied with the result of the previous step. Now this was the second iteration. Okay, this was the third, this was the fourth, this was the fifth iteration. So what shall be the first iteration? First iteration will be 5 multiplied by something. Okay, now see, first iteration में आंसर क्या आना चाहिए? I think यहाँ पर 5 ही आना चाहिए because 4 is getting multiplied with 5. Where did this 5 come from? Like where did this 20 come from? This 20 was nothing but the result of the previous step. Okay, so where did this 5 come from? This 5 is nothing but the result of the previous step. So अगर आपको यहाँ पे 5 लाना है, so you should multiply here with 1. So in the first iteration, 5, that is I, is getting multiplied with 1. So can I write like this, like answer is equal to I multiplied by 1? Obviously no, because if you write it like this, then the first iteration will be 5 multiplied by 1. Again when I will be decremented, it will become 4 multiplied by 1. I 5 से 4 हो जाएगा, then 4 से 3 हो जाएगा. So हर बार 1 से ही multiply होगा. Okay, so I cannot write it like I multiplied by 1. Okay, I will have to use something else. Let us see. Consider from the second iteration. 4 multiplied by answer of first iteration. Okay, this will give you 20. For the third iteration, it is 3 multiplied by answer of second iteration. This will give you 60. For the fourth iteration, it is 2 multiplied by answer of third iteration. This will give you 120. Okay, so at each and every step you are multiplying I with answer of the previous iteration. Okay, now for the first iteration, I should be multiplied with answer of previous iteration. Now there is no previous step for the first iteration. First iteration के पहले क्या ही step होगा? What I can do is I can write answer is equal to I multiplied by answer. अब देखो इससे क्या होगा? For the first iteration, I is 5 and what is answer? For the first iteration, answer should be 1. Okay, क्योंकि अगर आप multiply कर रहे हो
तो आप वहां पे 0 नहीं रख सकते. यू नीड टू इनिशियलाइज दिस आंसर वेरिएबल विथ 1. सो आई कैन राइट आंसर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय आंसर, एंड आंसर में स्टार्टिंग में क्या स्टोर होगा 1. सो दिस विल गिव मी 5. ओके, नाउ this answer of the first iteration can be used here to calculate the answer of the second iteration. Okay, so मुझे स्टार्टिंग में आंसर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा 1 से. ओके, एंड यहाँ पर मुझे आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखना पड़ेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द टर्मिनेटिंग पॉइंट, व्हाट शैल बी द टर्मिनेटिंग पॉइंट? सो द टर्मिनेटिंग पॉइंट विल बी I is greater than 0, or you can write I is greater than equal to 1. Okay, let us quickly code it down. अगेन यूज़र आपको एक नंबर देगा एंड उसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. सो फंक्शन यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आई विल बी पासिंग n एंड obviously the return type of this function will be an integer. What I will be doing is I will be printing the factorial is percentage d comma answer. Yes. Now return type int होने वाला है, function का नाम, what are the parameters that you have passed, int n, only one parameter. Okay, so सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर नाम का जिसमें आई विल बी स्टोरिंग 1. ओके, सिंपल है, लूप चलाएंगे इंट i इज इक्वल टू 0 से, सॉरी i इज इक्वल टू n से i इज, अभी लूप कब तक चलेगा, जब तक i जो है वो 0 से बड़ा रहता है एंड i माइनस माइनस. ओके, बिकॉज हर स्टेप में हम i की वैल्यू को घटा रहे हैं. ओके, एंड सिंपल यहाँ पे करना क्या है, आंसर इज इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाइड बाय i. So yeah, answer is equal to answer multiplied by I. I will simply return the value of answer. So now let us run the program. Enter a number. Let us say 5 factorial. The factorial is 120. Let us say 0 factorial. The answer will be 1. Simple. Let us say again 6 factorial. Again, this program will not be functioning for bigger numbers. Like if I ask it to calculate 100 factorial, the program won't work. Okay, next video में मैं इसका solution डाल दूंगा कि how to calculate factorial of a very big number. Okay, so like 600 factorial करोगे तो देखो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है, जबकि ऐसा आना नहीं चाहिए. So yeah. So what is Fibonacci series? एक सीरीज है जिसमें पहला टर्म 0 होता है, सेकेंड टर्म इज 1, एंड इसके बाद जो भी टर्म्स होते हैं they are the sum of the previous two terms. Here the third term will be equal to the sum of the second and the first term, which is 1. Fourth term will be the addition of third and the second term, which is 2. The fifth term will be the addition of fourth and the third term, which is 3. The sixth term will be the addition of fourth and the fifth term, which is 5. The seventh term will be equal to the addition of fifth and the sixth term, that is 8, and so on. इस प्रोग्राम में दो वेरिएशंस हो सकते हैं. एक तो यूजर आपको दे सकता है कि टेल मी द वैल्यू ऑफ nth टर्म. फॉर एग्जांपल इफ ही गिव्स यू n is equal to 10, then you need to tell him the value of the nth term, or he can ask you to print the first 10 terms. Okay, obviously the first two terms are known. Okay, उसी की बेसिस पर आप लोग कैलकुलेट करोगे. So while calculating Fibonacci series, what is that one thing which you are doing repeatedly? It is addition. आप हर स्टेप में और अदर आप हर नए टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टू टर्म्स को ऐड कर रहे हो, राइट? For example, if I want to calculate the value of the 8th term, it is nothing but the addition of 6th and the 7th term, that is 13. If I want to calculate the 9th term, it is nothing but 13 plus 8, that is 21. Okay, so while calculating new term, you are adding the previous two terms. Okay, so one thing is sure that you will require loops. Okay, so let us say for loop use करते हैं. Okay, and obviously first two terms की value आपको पता रहेगी. So let us say that first term is represented by a, which is 0, and the second term is represented by b, okay, which is 1. Now let us say that the user wants to know the value of 7th term. Okay, so loop हमारा start कहाँ से होगा? I think the loop should start from I is equal to 3. Why 3? Why not 0 or 1? Because first two terms आपने calculate कर रखे हैं.
आपको थर्ड टर्म से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। एंड लूप एंड कब होगा? जब i will be equal to n, okay, because seventh term जब कैलकुलेट हो जाएगा so I can end my loop, okay, and obviously i plus plus करना होगा। जब आप थर्ड टर्म कैलकुलेट कर रहे हो so what you are doing is you are adding the second and the first term, okay, so एक नया वेरिएबल ले लेते हैं c, जिसका काम क्या होगा? This will store the addition of the previous two terms. Don't think that c is specifically used for calculating the third term. No. अभी थोड़ी देर बाद मैं बोलूंगा c is holding the value of fourth term, c is holding the value of fifth term, तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना that c is specifically used for holding the value of third term, okay. And in fact a and b starting में first and second term की value hold कर रहे हैं, कुछ देर बाद they won't be holding the value of first and the second term, okay. So जब आपको थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है एंड फर्स्ट टू टर्म्स हैं आपके पास, व्हाट यू कैन डू इज सिंपली राइट c is equal to b plus a, okay, because any term is the addition of the previous two terms. Third term is equal to second term plus first term, that is 1 plus 0 which is equal to 1, okay. So यहाँ पर थर्ड टर्म की मैं वैल्यू लिख देता हूँ which is 1, okay. So ये पहला इटरेशन हो गया. Now while calculating the fourth term, what are the things that you need? You need the value of the third term and the value of the second term. For the time being, the third term is stored in C, the second term is stored in B, and the first term is stored in A. Okay. Now see, fourth term के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता कि D ले लेते हैं एक और वेरिएबल and D is equal to C plus B, because आप लूप में ऐसे कितनी बार वेरिएबल ले लोगे? Okay, it is not possible. So what I can do is, see, while calculating fourth term, I need the value of the third and the second term, that is I need the value of C and B. Do you think I need A? A is completely useless while calculating the fourth term. So what I can do is I can ask A to hold the value of B. What I am saying is A जो कि पहले फर्स्ट टर्म की वैल्यू होल्ड कर रहा था, अब मैं A को बोलता हूं कि A तुम अब B की वैल्यू होल्ड करो, ओके, एंड B को मैं बोलूंगा तुम C की वैल्यू होल्ड करो, ओके। सो A के पास क्या हो गया? B की वैल्यू होल्ड कर रहा है A, सो B में क्या है? 1, सो A विल बी हियर 1, ओके, एंड B को मैं बोलता हूं कि तुम C की वैल्यू होल्ड करो, तो C की वैल्यू क्या है? अभी 1 है, सो B में भी 1 आ जाएगा, सही है। एंड C का काम क्या है? C का काम है B और A को ऐड कर देना, तो B और A को ऐड करना मतलब कि जब फोर्थ टर्म कैलकुलेट होगा तो एट दैट मोमेंट A will be equal to 1, B will be equal to 1, and what will be C? C will be equal to A plus B, that is 1 plus 1 which is equal to 2. So this was the second iteration. Now in the second iteration, what is A? A is the second term, B is the third term, and C is the fourth term, okay. Now coming to the third iteration. So third iteration में what you need to calculate is the value of the fifth term, okay. So fifth term को calculate करने के लिए you need the value of the fourth and third term, okay. So basically you need the value of C and B. A again becomes useless, so again वही काम करते हैं, A को बोलते हैं कि तुम B की वैल्यू होल्ड करो, what is B? B is 1, B को बोलते हैं तुम C की वैल्यू होल्ड करो, okay, so B becomes 2, and C को बोलेंगे A and B को ऐड कर दो, okay. So for the third iteration, C will be equal to B plus A. Now B is equal to 2 and A is equal to 1 which is equal to 3. So C में 3 आ गया, okay, and this is actually the value of the fifth term, okay. So जब fifth term calculate हो रहा था, the value of A was 1, the value of B was 2, and the value of C was 1 plus 2, that is equal to 3, okay. For calculating the sixth term, you need the fifth and the fourth term, okay. So fourth and the fifth term are stored in B and C, so again A becomes useless. So what I will do is, for calculating the sixth term, I will change the value of A, that is I will ask A to hold the value of B which is equal to 2, I will ask B to hold the value of C which is equal to 3, and sixth term which is represented by C will be the addition of A and B. So addition of A and B is 2 plus 3, that is equal to 5, okay. So here A is equal to 2 and B is equal to 3 and C is equal to 5.
So this is the 6th term, B is the 5th term, and A is the 4th term. Okay, so again we will be changing the values of A and B. A will be holding the value of the 5th term, which is equal to 3. B will be holding the value of the 6th term, which is equal to 5, and C will do nothing but add A and B, which is equal to 5 plus 3, that is 8. Now हर स्टेप में 3 काम हो रहा है, A एंड B की वैल्यूज चेंज हो रही है एंड C क्या कर रहा है, उन्हें ऐड कर दे रहा है, राइट. After C has been calculated, I am asking A to hold the value of B, okay, and I am asking B to hold the value of C. So let us quickly code it down. तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यूजर से एक n वेरिएबल लेंगे एंड जिसका मुझे nth टर्म बताना है. ओके, फॉर एग्जांपल यूजर एंटर्स 5, तो मुझे 5th टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज बताना है. ओके, सो अगेन एक इंटीजर मुझे रिटर्न करना है, तो इंट आंसर ले लेते हैं. ओके, एंड इस आंसर में क्या स्टोर करेंगे, फिबो नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें n पास करेंगे एंड फिबो से जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो आंसर में स्टोर हो जाएगा. ओके, सो लेट अस मेक द फंक्शन. सो इंट फिबो एंड यहाँ पर इंट n जाएगा एंड पहले एंड दूसरे टर्म की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में लेनी पड़ेगी. ओके, एंड या फॉर लूप यूज करेंगे. सो फॉर इंट i इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, C में स्टोर कर देते हैं a प्लस b की वैल्यू. ओके, एंड देन a में अब हम लोग स्टोर कर देंगे b एंड b में हम लोग स्टोर कर देंगे c की वैल्यू. ओके, एंड रिटर्न हम लोगों को करना होगा c, बिकॉज फाइनल वैल्यू जो भी मेरे स्टोर होगा वो कहाँ पे रहेगा, वो c में ही तो रहेगा. ओके, सो वी विल बी रिटर्निंग c. अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, सो ओके, यहाँ पर भी कुछ आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज मैंने प्रिंट नहीं किया है. यस, so if I run the program now, let us ask the value of 5th term. Okay, so the 5th term is 3, I think सही है. So 8th term की वैल्यू देखते हैं. 8th term की वैल्यू अगर मैं देखूं तो the 8th term is 13. Now there is one more variation. यूजर आपको बोल सकता है कि print the terms. Okay, so ऐसे केस में मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना है, मुझे बस खाली प्रिंट करना है. ओके, सो सेम कोड ही कॉपी करेंगे एंड बस यहाँ पे फंक्शन का टाइप चेंज कर देते हैं बिकॉज मुझे कुछ रिटर्न तो करना नहीं है. ओके, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर देंगे. ओके, बाहर प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं. ओके, सो या रिटर्न सी नहीं करेंगे, बस यहाँ पर हर स्टेप में प्रिंट सी कर देते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ कि हर स्टेप में जब भी सी की वैल्यू कैलकुलेट होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा. ओके, बट उसके पहले आपको फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म प्रिंट करना होगा. सो मैंने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स प्रिंट कर दिए. ओके, उसके बाद मैं थर्ड टर्म यहाँ पे प्रिंट करते जा रहा हूँ. जैसे ही थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म कुछ भी कैलकुलेट करूँगा उसे मैं प्रिंट कर दूंगा. ओके, सो अब कुछ रिटर्न तो करना नहीं है ना, इसलिए मैंने वॉइड लगा दिया है यहाँ पर. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मुझे 5th टर्म तक सीरीज जानना है. सो 0 1 1 2 3, अब ये 11 नहीं है, वहाँ पर स्पेसिंग का गड़बड़ हुआ है कुछ. यप, सो यहाँ पर भी ऐसे स्पेस देना चाहिए था. So if I run the program now, I think this should work fine. And let us say 6 is the term till which I want to print the Fibonacci series. So yeah, this is the series, that's 0 1 1 2 3 5. Okay, let us say 11th term तक print करते हैं, देखते हैं सही आ रहा है क्या. 0 0 plus 1 1 1 plus 1 will be 2 2 plus 1 will be 3 3 plus 2 will be 5 5 plus 3 will be 8 8 plus 5 will be 13 13 plus 8 21 21 plus 13 34. Yeah, 34 plus 21 will be 55. Yeah, तो ये तो सही काम कर रहा है. Okay, so this is how you print a Fibonacci series and generate the nth term of the Fibonacci series. Now let us discuss how to check if a given number is a prime number or not. प्रोग्राम में 2 वेरिएशन रहता है. Either the user can give you a number and ask you to return if that number is prime or not. That means you need to return true if that number is prime. For example 13, you will be returning true. For example 12, you will be returning false. And the user can give you a range. For example, he can give you 2 numbers like 13 till 27 and you need to print all the numbers within
this range which are prime. Okay, so let us discuss first how to calculate, how to check if a given number is prime or not. Okay, so 15, 13, 12, 7. Okay, so 15 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 3, 5, 15 itself. Okay, 13 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 13. 12 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Okay, 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 7. Now these two are prime number and 15 and 12 are not. Why? Because जो भी प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं. कौन कौन से? 1 and the number itself. जैसे 15 में 4 फैक्टर हैं, 12 में 5 फैक्टर हैं. So these are not prime numbers. So let us consider 1000. Okay, so the user is asking you that if 1000 is a prime number or not. Okay, so there are two approaches to check if this number is a prime number or not. The first one, which is very optimized. Okay, optimized as in कि इसमें number of operations कम हो रहे होंगे. Consider कि 1000 is a prime number. Okay, consider that 1000 is a prime number. What I can do is I can start checking from 2 till 999. Okay, I am not checking 1 and 1000. Okay, so देखो प्राइम नंबर के तो दो ही फैक्टर्स होते हैं. सो मैं 2 से अपना लूप चलाऊंगा एंड 999 तक लेके जाऊंगा. एंड मैं क्या करूंगा, इस रेंज में चेक करता हूं कि अगर एक भी ऐसा नंबर है जो कि 1000 को डिवाइड कर दे या फिर जो कि 1000 का फैक्टर हो, मैं अपना प्रोग्राम वहीं स्टॉप कर दूंगा एंड आई विल रिटर्न दैट 1000 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, कंसिडर वन मोर एग्जांपल. कंसिडर 17. ओके, सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं 2 से लूप स्टार्ट करूंगा एंड कहां तक लेके जाऊंगा भाई? 16 तक. ओके, 2 से हर एक नंबर में चेक करूंगा कि कोई भी ऐसा नंबर है 16 तक जो कि डिवाइड कर रहा है 17 को. नो, अगर ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला दैट मींस 17 इज प्राइम नंबर. ओके, कंसिडर वन मोर एग्जांपल लाइक 25. ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड आई विल बी गोइंग टिल 24. 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? बिकॉज मैंने तो अज्यूम कर लिया ना कि 25 जो है वो एक प्राइम नंबर होगा. सो उसके दो तो फैक्टर हैं ही, 1 and 25. सो आई एम नॉट चेकिंग विद दीज टू. ओके, मैं चेक कर रहा हूँ 2 से लेकर के 24 के बीच में क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 5 को डिवाइड कर देगा. इफ देयर इज अ नंबर विच इज डिवाइडिंग 25, देन 25 विल नॉट बी अ प्राइम नंबर. ओके, सो दिस इज वन वे. एंड द अदर वे इज जहाँ पर ऑपरेशंस थोड़े ज़्यादा हो रहे होंगे. इफ 1000 इज गिवन कि चेक इफ दिस इज अ प्राइम नंबर और नॉट. सो व्हाट यू कैन डू इज आप लूप चलाओ 1 से एंड कंटिन्यू करो 1000 तक. ओके, हर एक नंबर को चेक करो कि 1000 को डिवाइड कर रहा है क्या. फॉर एग्जांपल 1 डिवाइड करेगा 1000 को, यस. 2 डिवाइड करेगा, यस. 3 डिवाइड करेगा, नो. 4 डिवाइड करेगा, यस. 5 करेगा, यस. 6 करेगा, यस. 7, नो. ऐसा पूरा मैं 1000 तक चेक करूंगा. राइट, जितने भी ऐसे नंबर है जिन्होंने 1000 को डिवाइड किया मैं उन्हें काउंट कर लूंगा एंड चेक करेंगे कि जो काउंट है इज नॉट इक्वल टू 2. देन what I will do is return that yes 1000 is not a prime number. बट यहाँ पर देखो ऑपरेशन ज्यादा हो रहा है. ऑब्वियसली इसको भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है बट द नेव अप्रोच इज 1 से लेकर के 1000 तक चेक करो एंड काउंट कर लो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1000 को डिवाइड कर रहे हैं. जो काउंट ऑफ फैक्टर्स है अगर वो 2 के बराबर नहीं है देन आई विल बी रिटर्निंग दैट yes 1000 is not a prime number. Consider that you are given to check if 35 is a prime number or not. Okay, so what I will be doing is I will be starting my loop from 2 and I will go till 34 and within this range 2 till 34. okay, अगर कोई भी ऐसा नंबर मिलता है जो कि 35 को डिवाइड कर दे then and there I will stop the program because I will be sure that 35 is now having more than 2 factors because a factor तो 35 हो गई, 1 हो गई and now in this case 5 will be that another number जो कि 35 को डिवाइड कर देगा. so that will be not a prime number. okay, one more thing, loop यूज क्यों कर रहे हैं? because at each and every step we are checking one thing कि ये जो भी नंबर है वो डिवाइड कर रहा है या नहीं 35 को. ओके, सो मुझे अपना लूप जो है वो स्टार्ट कहाँ से करना होगा? मुझे अपना लूप स्टार्ट करना होगा i इज इक्वल टू 2 से एंड लेके कहाँ तक जाना होगा? लेट अस से n वाज द गिवन नंबर, सो मुझे उसे लेस देन n तक लेके जाना है एंड i प्लस प्लस करेंगे क्योंकि हर एक नंबर से मुझे चेक करना है. ओके, सो मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली
basically I am checking, is there any number from 2 till 34 by which 35 is completely divisible? And how do you know if a number is completely divisible? If the remainder is 0. For example, 4 is completely divisible by 2. Why? Because the remainder is 0 when I divide 4 by 2. Okay. For example, if I divide 35 by 2, okay, the remainder is not 0. That means it is not completely divisible. So how will I check if a number is completely divisible or not? If the remainder is 0, that means that number is completely divisible. So I can use mod operator. Okay. And mod के अगल बगल क्या रखेंगे? क्या चेक करना है? मुझे चेक करना है कि n वो मेरा completely divisible है नहीं. So I will be placing here 35 and in general n place करोगे. So n mod. अब किससे चेक करना है? I want to check it with 2, I want to check it with 3, 4 and then 5 and 6 and then so on, right? I is pointing to all these numbers. So what I want to do is I want to check if n mod I is equal to 0 or not. The answer of this if will be either a yes or a no. So अगर yes आया, I should not write here 35 mod 2. I can return false because अगर कोई भी ऐसा नंबर मिल गया जो कि डिवाइड कर दे रहा है 35 को, सो वहीं से फॉल्स रिटर्न कर जाओ. फॉल्स रिटर्न कर दोगे तो इसी पॉइंट पर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. द प्रोग्राम वोंट गो एनी फर्दर. एंड बट इस दौरान मान लो अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो कि 35 को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेट अस से 17 was that number which you need to check. So if there is no such number जो कि 17 को डिवाइड कर रहा है, that means क्या होगा? आप लूप के बाहर आ जाओगे, right? So if I come out of the loop, I am very sure that there is no number which will be dividing 17, and in that case I simply can return true. Because अगर आप लूप के बाहर आ रहे हो, that means there no number has been found between 2 and n minus 1 which will be dividing 17. Okay, so आप लूप के बाहर एक ही कंडीशन में आ सकते हो. कब? जब ये नंबर डेफिनेटली प्राइम हो, बिकॉज किसी नंबर ने इसको डिवाइड किया ही नहीं, एंड अगर डिवाइड किया ही नहीं तो फिर आप लूप के बाहर आ रहे हो. सो यू कैन रिटर्न ट्रू. ओके, इसको तरीका है ऑप्टिमाइज करने का. फर्स्ट लेट अस क्विकली कोड इट डाउन. आपको एक नंबर मिल रहा होगा यूजर से, ओके, एंड यू नीड टू चेक इफ इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट. मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इज प्राइम नाम का, जिसमें मैं n पास करूंगा, एंड दिस फंक्शन विल बी ऑफ टाइप बूलियन. सो बूल आंसर इज इक्वल टू इज प्राइम. ओके, सो फंक्शन बाद में लिखेंगे. इफ आंसर इक्वल टू false, then I will be printing that the number is not prime. Okay, else I will be printing that yes, the number is prime. Okay, what is the name of the function? The function name is prime. Okay, and इसको एक integer मिल रहा है. Okay, and what is the return type? The return type is boolean. I will be starting my loop from int I is equal to 2 and continue till n. If n mod I is equal to 0, if I divides n completely, that means the remainder is 0, then what I can do is return false. Okay, and अगर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है from 2 till n minus 1, that means आप लूप के बाहर आ जाओगे, एंड अगर आप लूप के बाहर आ जाओगे तो फिर आपको सिंपली यहाँ पर रिटर्न ट्रू कर देना चाहिए. एकदम साफ सुथरा सिंपल सा फंक्शन है. ठीक है, कंसिडर दैट n was लेट अस से 19. तो क्या 19 mod 20 होता? नहीं होता. तो क्या ये रिटर्न फॉल्स एग्जीक्यूट होता? नहीं होता. अगर n mod I 0 होगा तब ना जाके ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, else it won't be executed, right? So 19 mod 2 में एग्जीक्यूट नहीं होगा. Same for 19 mod 3. Will this statement be executed? No, because this condition is false, right? For 19 mod 4, no. For 5, for 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इनमें से किसी भी वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं होने वाला है. ओके, 19 mod 18 is equal to 0? Obviously no. Okay, now I will be incremented, so now I becomes 19. Okay, so now अब कंडीशन चेक होगा, is 19 less than 19? Obviously no. So ये कंडीशन फॉल्स हो गया. अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप लूप के बाहर आ जाओगे, एंड अगर आप लूप के बाहर आ गए दैट मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जिसने ये 19 को डिवाइड किया. सो यू कैन सिंपली रिटर्न ट्रू. लेट अस रन द प्रोग्राम. Let us say I want to check 19. So 19 is prime. Okay,
let us say I want to check 75, so 75 is not prime. Okay, simple है. Now let us talk about optimizing this program. Okay, अगर मान लो 1000 दिया होता चेक करने के लिए, है ना, कि चेक इफ 1000 इज अ फैक्टर और नॉट, सो मैं क्या करता, 2 से लेकर के 999 तक चेक कर रहा होता. डू यू थिंक दैट will there be any number after 500 which will be dividing 1000? Obviously no, because 500 into 2 is 1000. इसके बाद तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो कि 1000 को डिवाइड कर रहा है. ओके, कंसिडर 16. Do you think after 8 is there any number which will be dividing 16? No. What I am saying is, instead of doing I is less than n, I can do I is less than n by 2. Okay, so now if I give 5003, so now 5003. Now let us discuss the method 2. Okay, this method is a pretty long one because इसमें आप हर एक फैक्टर को चेक करोगे. Okay, मैं कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ that the second method which I will be writing will take much more time than the function is prime. Okay, so I am writing this as is prime 2. Okay, and again इसको भी सेम ही पैरामीटर्स मिल रहे होंगे. व्हाट आई विल बी डूइंग नाउ इज एक काउंट नाम का वेरिएबल रख लेते हैं. काउंट इज इक्वल टू 0. ठीक है, स्टार्ट करते हैं i इज इक्वल टू 1 से लेकर के i इज लेस देन इक्वल टू n तक. ओके, एंड i प्लस प्लस बिकॉज हर एक नंबर चेक करना है. नाउ इफ n mod I equal to 0, अगर n mod I equal to 0 होगा, that means if n, consider n is 1000, so if 1000 mod 1 is equal to 0, that means if I is a factor of n. okay, I कब completely divide करेगा n को, जब वो उसका factor होगा. so what I can do is I can increase the value of count. okay, what is count? Count is keeping how many factors are there. okay, लास्ट में आके मैं चेक कर लूंगा इफ काउंट इज नॉट इक्वल टू 2, देन सिंपली आई विल रिटर्न false. Simple as that. Okay, else I will return true. okay, मैं हर नंबर को चेक कर रहा हूँ कि if that number is dividing n, मैं पूरा 1 से लेकर के n तक जा रहा हूँ, 1 से लेकर के 1000 तक जा रहा है, एंड हर एक नंबर को चेक कर रहा है. बेसिकली वी आर चेकिंग 1000 नंबर्स. ओके, एंड इन दिस पर्टिकुलर मेथड वी आर चेकिंग ओनली 500 नंबर्स. ओके, सो ऑब्वियसली दिस विल टेक much more time in case of bigger values of n. okay, let me do a thing. bool answer 2 is equal to is prime. we are calling is prime 2 and टाइम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हैं. ओके, तो इज प्राइम 2 से जो भी आंसर आएगा वो मैंने आंसर 2 में रिसीव कर लिए. सो इफ आंसर 2 इज इक्वल टू फॉल्स, परसेंटेज डी इज नॉट प्राइम. ओके, डू अ थिंग, सब चीज़ को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं. सी, छोटे नंबर्स के लिए उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट बड़े नंबर्स में श्योरली आपको फ़र्क दिख जाएगा. ओके, सो लाइक 8888 छोटा ही नंबर है, सो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि छोटा नंबर है. अगर आप एक बड़ी सी वैल्यू ले रहे हो लाइक 9 times 9 और 8 times 9, देन आपको फर्क दिख जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट. नाउ द सेकेंड वेरिएशन इज यू नीड टू प्रिंट द प्राइम नंबर्स विद इन दैट रेंज. बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है. सो यूज़र हमें 2 नंबर देगा. ओके, ए एंड बी, एंड एक प्रिंट प्राइम नंबर्स का फंक्शन बनाते हैं जिसको 2 नंबर मिलने वाला है, एंड कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, बस ये प्रिंट कर देगा. ठीक है, नाउ ऑब्वियसली ए शुड बी लेस देन बी, मतलब रेंज ऐसे ही रहेगा हमेशा कि 1000 से 10,000, 2 से 14 और समथिंग लाइक दैट. लाइक इफ बी इज लेस देन ए, देन यू कैन स्वैप द वैल्यूज. ओके, लाइक इफ बी इज लेस देन ए, देन व्हाट यू कैन डू इज int temp is equal to a is equal to b is equal to temp. so again if a is equal to b, then also आप simply return कर जाओगे. ठीक है ना, so I can write this thing like if a is equal to b, simply return. okay, without printing anything. now
तो प्रिंट प्राइम्स में आप करोगे क्या, आप सबसे पहले तो एक लूप लगाओगे, राइट। तो मैं एक लूप ले ले रहा हूँ, है ना। बेसिकली मान लो जो मेरा रेंज है दैट इज फ्रॉम 35 till let us say 99. The user wants me to print all the prime numbers which are lying between 35 and 99. तो सबसे पहले तो हर एक नंबर को उठाएंगे एंड चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं, राइट। So I will pick up 35 and then 36 and 37 and then 38 and so on, right, till I reach 99. Each and every number which I pick, I will be checking whether that number is prime or not. If that number is prime, I will be simply printing it. Okay, so my loop will start from I is equal to A, okay, and will continue till I is less than equal to B, obviously, and I plus plus because I want to check each and every number. Okay, so I need to check if I is a prime number or not. मैंने ऊपर में एक फंक्शन बना रखा है to check if any number is prime or not. So basically what I can do is I can call is prime and I will be passing I to this function, and is prime जो है वो एक boolean रिटर्न करता है। So bool टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं, and if this answer equal to true, आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे I को। सिंपल एज दैट, हर एक नंबर को उठाया एंड हर एक नंबर को चेक कर लिया। सो लेट अस रन द प्रोग्राम एंड सी 35 से 39 के बीच में, सॉरी 35 से 99 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। सी दीज आर द प्राइम नंबर्स। ओके, अगर आप चाहो तो इनका काउंट भी रिटर्न कर सकते हो नीचे कि कितने काउंट है, राइट। सो 37, 41, 43, 47 आर द लिस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। इफ आई वांट आई कैन काउंट देम। स्टार्टिंग में काउंट को 0 ले लेते हैं, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, जब एक प्राइम नंबर मुझे मिलेगा मेरे काउंटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, एंड काउंटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सो लूप के एकदम एंड में आई कैन प्रिंट देयर आर, so yeah, like again 100 to 200. Okay, so there are 21 prime numbers between 100 and 200, and these are the prime numbers which are lying between 100 and 200. Okay, let us provide a which is greater than b, like 99 and 35. again देखो हमारा सही काम कर रहा है। okay, it is reversing the numbers. okay, and if I do it like this, like 99 and 99, then कुछ नहीं होने वाला है, the program will return. okay, and क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं प्रिंट की थी, so it is simply returning without printing any value. okay, so this is how you code print prime numbers within a range. okay, next video में मिलते हैं and we will be doing some patterns related question. okay,